स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज के वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B7 के बारे में। पिछली क्लास में हमने विटामिन B6 के बारे में जाना था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखें एक बार, क्योंकि अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 जो है हम सभी जानते हैं विटामिन B1 है, B2 है, 3 है, 4 नहीं होता है, उसके बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो जो 4 और 8 है वो नहीं होते हैं विटामिन में। तो चलिए जानते हैं विटामिन B7 जो है इसे हम क्या कहते हैं, बायोटीन। बायोटीन कहने का रीजन ये है कि इसकी जो खोज है 1927 में बोयस के द्वारा की गई थी, और इसे बोयस के द्वारा की गई थी, इसी वजह से इसका नाम जो है बायोटीन पड़ गया। इसकी खोज कब की गई? 1927 में बोयस के द्वारा, इसी वजह से विटामिन B7 का नाम जो है बायोटीन पड़ गया। इसके अलावा जो विटामिन B7 है इसका अंडे से काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है, और क्या रिलेशन है चलिए जान लेते हैं। इसे हम एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से भी विटामिन जो B7 है या बायोटीन है इसे जाना जाता है। और विटामिन B7 के अन्य कई सारे नाम हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। विटामिन B7 जो है इसे विटामिन H भी कहा जाता है। H जो है 1937 में जॉर्जी के द्वारा कहा गया। तो विटामिन B7 के नाम कितने हो गए? एक तो बायोटीन है, एक इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, और साथ ही इसे विटामिन H भी कहते हैं। जो विटामिन H है ये नाम जो है जॉर्जी ने 1937 में रखा था। अब बात कर लेते हैं एवरडीन के बारे में। एवरडीन एक विषाक्त पदार्थ होता है। तो ये जो एवरडीन होता है, एवरडीन क्या है? एक विषाक्त पदार्थ है, एक विषाक्त पदार्थ। ये क्या करता है? विटामिन B7 की घुलनशीलता को इफेक्ट करता है। मतलब ये जो है विटामिन B7 को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। और ये एवरडीन जो है कहाँ पर पाया जाता है? एवरडीन जो है कच्चे अंडे के अंदर होता है। एवरडीन जो है एक कच्चा अंडा जो है उसके अंदर पाया जाता है। तो एवरडीन किस में पाया जाता है? एक कच्चे अंडे में पाया जाता है। तो इसके अब जो है एडवांटेजेस पे नजर डाल लेते हैं। तो एडवांटेज जो है ये जल में घुलनशील है, और जल में भी गर्म जल में पूर्णतया घुलनशील है, जबकि जो ठंडा जल है उसमें आंशिक रूप से घुलनशील है। गर्म जल में ये पूर्णतया और ठंडे जल में आंशिक घुलनशील है। इसके अलावा ये जो है ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें घुलनशील है। तो ये ईथर क्लोरोफॉर्म जो है इसमें घुलनशील है, गर्म पानी में पूर्णतया, ठंडे जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। इसके अलावा जो है ताप के प्रति स्थिर रहता है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक ही जगह रहता है, स्टेबल रहता है। ये रंगहीन यौगिक होता है, और यौगिक का मतलब होता है दो पदार्थों से बना हुआ। जब दो पदार्थ एक साथ मिलकर बनते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन है जो है एक पदार्थ एलिमेंट है, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो कच्चे अंडे में ये पाया जाता है, और ये कच्चा अंडा अगर हम इससे उबाल लेते हैं तो ये एवरडीन जो है इसमें से नष्ट हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके कॉमन वर्ड के बारे में। ये फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखता है, जो कि सभी विटामिन रखते हैं। त्वचा, बाल, चर्म रोग इनके लिए अच्छा रहता है। मेन वर्क जो है विटामिन B7 के वो है कार्पस साइकिल को प्रॉपर रखना। हमारी जो कार्पस साइकिल होती है मेनली कितने दिन की होती है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 20 से 32 दिन। अगर ये साइकिल है तो नॉर्मल है, और नहीं है तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। वैसे जो है कोरोना के बाद
कार्पस साइकिल है कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, ज़्यादा या कम रहता है, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर में। तो ये क्या करता है, कार्पस साइकिल को प्रॉपर रखता है। डीएनए आरएनए का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसके अलावा B12, B9, B5 की उपयोगिता को इंक्रीज करता है। जो है इसे हम कहते हैं एंटी परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। B12 के बारे में हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे जब B12 पर पहुँचेंगे। ऐसे आप जान लीजिए इसे हम क्या कहते हैं, एंटी परनीशियस एनीमिया, क्योंकि एनीमिया जो B12 है एंटी परनीशियस एनीमिया से बचाता है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, एंटी परनीशियस एनीमिया कहा जाता है। B9 जो है फॉलिक एसिड है, B5 जो है पेंटाथोनिक एसिड है और ये पेंटोज से बना हुआ है। पेंटोज का मतलब क्या होता है, सभी जगह। B5 सभी प्लांट्स और एनिमल सोर्स दोनों से ही प्राप्त किया जाता है, इसी वजह से इसे इसकी जो खोज हुई थी वो पेंटोज शब्द से हुई थी। क्या है, एंटी परनीशियस एनीमिया है, B9 फॉलिक एसिड है और B5 पेंटोज शब्द से बना है, जो क्या कहलाता है, पेंटाथोनिक एसिड कहलाता है, क्योंकि ये दोनों ही सोर्स से प्राप्त किया जाता है। विटामिन B7 जो है इसका एक महत्वपूर्ण वर्ग जो है वो है बैक्टीरिया और यीस्ट की वृद्धि में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं विटामिन B7 की कमी के बारे में। और विटामिन B7 क्योंकि त्वचा से रिलेटेड होता है और चर्म रोग से हमें बचाता है, तो इसमें क्या होगा, त्वचा रुखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, चमकहीन होगी। इसके अलावा त्वचा की ऊपरी परत झड़ना शुरू हो जाएगी। वैसे जो है त्वचा की जो ऊपरी परत होती है वो झड़ना अच्छा होता है, क्योंकि जो पहले वाली हमारी त्वचा होती है उसकी स्किन, वो जो परत होती है इन्फेक्शन वाली होती है, वो हट जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर विटामिन B7 की कमी हो गई है तो आपकी जो स्किन है इस तरह से झड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आलू जो होता है, उबला हुआ आलू, उसका जो छिलका होता है उसको जब उतारते हैं, इस तरह से आपकी स्किन जो है, अगर विटामिन B7 की कमी है तो इस तरह से निकलने लग जाएगी। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल आप देखें तो जो सांप होता है वो भी अपनी स्किन निकाल देता है। रीज़न ये होता है कि उसकी जो स्किन होती है वो इन्फेक्शन से भरी होती है, वो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए स्किन को निकाल के आगे चला जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरी स्किन आनी शुरू हो जाती है, तो वो ये उसके लिए अच्छा होता है। पर अगर विटामिन B7 की कमी है तो स्किन जो है इस तरह से उतरने लगेगी कि मतलब झड़ना शुरू हो जाएगी, वापस से नई स्किन बनना मुश्किल होगी। इसमें क्या होगा, चक्कर, बेहोशी आना, नींद आना, आंतों में जीवाणु उत्पन्न हो जाना हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो है इसके विटामिन B7 की कमी से जो देखी जाती है वो है SID, इन्फेंट डेथ, सडन इन्फेंट डेथ। इन्फेंट का मतलब हम समझ रहे हैं, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा जो होता है, जो 0 से 1 साल का बच्चा होता है उसके लिए। और ये रोग जो है ज़्यादा जो बच्चे होते हैं 0 से 1 साल के बच्चे, उनमें होता है सडन इन्फेंट डेथ। इसी को हम कॉट डेथ भी कहते हैं, कॉट डेथ। पालने में मृत्यु, तो ये कई सारे नाम है इसके, सडन इन्फेंट डेथ, कॉट डेथ या पालने में मृत्यु। और इसका रीजन क्या होता है, एक तो विटामिन B7 की कमी, और साथ ही अगर बच्चा काफी देर तक लेटा रह जाए, बच्चा काफी समय तक एक ही पोजीशन में लेटा हो या फिर पेट के बल लेटा हो, तो बच्चा जो सो रहा है सोते सोते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से इसे पालने में मृत्यु या सडन इन्फेंट डेथ कहा जाता है। और इसके अलावा जो है इसकी रीजन अभी तक खोज नहीं किए गए हैं। ज़्यादा यही देखा गया है कि B7 की कमी है, बच्चा काफ़ी देर तक लेटा रह गया या फिर पेट के बल लेटा रह गया, तो उसकी जो श्वसन क्रिया है वो बाधित हो गई। तो यही रीजन इसमें देखे गए। अब बात करते हैं विटामिन B7 के सोर्स के बारे में। B7 के जो सोर्स हैं वो जैसे हमने पिछले विटामिन जाने थे, यीस्ट है, सूखा खमीर है, अनाज की ऊपरी परत है,
और मूंगफली, गेहूं का अंकुर जो है इसमें बहुत अच्छा विटामिन B7 पाया जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, तो आप ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है, जैसे कि सभी न्यूट्रिएंट का होता है। इसका स्टोरेज नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं विटामिन बी जो सारे जो विटामिन बी होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, इसी वजह से इनका अवशोषण नहीं हो पाता है और विसर्जन जो है मूत्र के द्वारा हो जाता है। और हम कल बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में, यानी फॉलिक एसिड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से भी और हेल्थ की दृष्टि से भी। तो मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।